हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, ये आपके CEE का जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसके पहले पेपर का मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम अच्छा लगा होगा। काफी सिंपल सवाल थे, CEE टाइप के ही थे, ना ही डिफिकल्ट ना ही ईजी। काफी बैलेंस पेपर रखा गया था। आगे आपको और भी 2 पेपर्स देने हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 81। सो 81 का क्या सीन है, देखो 81 कहता है आपको कि आपके पास में क्या है, ABCD एक रोम्बस है whose diagonals cut at the origin। ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, चलो हम बना लेते हैं एक रोम्बस, है ना, ABCD एक रोम्बस है। फिर आपको बोला जाता है कि O क्या है, आपका ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ पे डायगोनल्स क्या करते हैं, कट करते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, डायगोनल्स यहाँ पे कट कर रहे हैं, उसको हम O बोल देते हैं, ठीक है, फाइन। फिर आपको बोला जाता है कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD कितना होगा, है ना। OA प्लस, देखो ये आपका OC हो गया, ये आपका OB हो गया, ये आपका OA हो गया, ये आपका OD हो गया, राइट। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो OC को अगर आप यहाँ पे रखोगे, OB कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा, राइट। फिर आएगा आपका OA एंड फिर आएगा आपका दिस वन OD, राइट। सो टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखने जाओगे ना, सो इट विल गिव यू अ क्लोज फिगर। आपको ये क्या दे रहा है, क्लोज फिगर दे रहा है। और क्लोज फिगर में वेक्टर का सम कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है ना। देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ रखा, फिर इसको मैंने यहाँ रखा, फिर इसको मैंने यहाँ रखा, फिर लास्ट में इसको मैंने यहाँ रखा। तो ये आपको क्या दे रहा है, क्लोज बॉक्स दे रहा है, राइट। सो वेक्टर में पता है जब आपको क्लोज फिगर मिलता है जहाँ पे आप सब एरो को सेम देकर रखे हो, तो इन दैट केस देखो आपने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा होगा। पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं एरो दूं तो ये रिजल्टेंट मिलेगा मुझे। लेकिन अगर एरो आप सेम डायरेक्शन में देते हैं, इफ इट इज साइक्लिक, तो आपको पता है वेक्टर का सम क्या होता है, 0 होता है। टेक्निकली इसका आंसर कितना हो जाएगा, D। सो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन आगे बढ़ते हैं 82 पे। 82 क्या कहता है, देखो इफ A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, C वेक्टर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ A प्लस B ऑन C। आपको पता है प्रोजेक्शन क्या होता है, A प्लस P डॉट C बाय मॉड ऑफ C। अब A प्लस B कितना है आपको, देखो A प्लस B आ जाएगा आपका 5i कैप, 5i कैप, फिर आ जाएगा आपका कितना, -3j कैप, -3j कैप, प्लस कितना आ जाएगा आपका लास्ट में 3k कैप, ओके 3k कैप। और ये कितना आ जाएगा आपका डॉट C कितना है, i हैट -2j हैट प्लस 2k हैट, ठीक है ना। और नीचे में कितना आएगा आपका मॉड C कितना आ जाएगा आपका 3, मॉड C तो 3 आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6/3। तो ये कितना आ गया आपका 17/3। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया, डन। किसी भी वेक्टर पोजीशन क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका मॉड। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 17/3। दैट इज A इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 पे। 83 क्या कहता है, देखो 83 कहता है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज कोप्लानर टू C वेक्टर। गलत। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। अगेन गलत, उसके A और B के प्लेन पे लाई करेगा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। गलत, V वेक्टर का परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसका प्लेन पे चला जाएगा। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। यस, डी इज द ऑब्वियसली राइट ट्रू। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये जो वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो C के भी परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, वो भी ट्रू हो जाता। समझ रहे हो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, D। तो 83 का बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, D सबने बना लिया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। 84 की बात करते हैं हम लोग। 84 में आपको दिया जाता है DRS दे दिया गया है, आपको DCS पूछ रहा है। ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, कितना हो जाएगा आपको पता है सबको, ये सबको ही पता होता है। DCS DRS कैसे निकालते हैं, DRS A/√A² प्लस B² प्लस C², है ना। तो ये हो जाएगा 2/√, कितना आ जाएगा आपका 2² प्लस 3² प्लस 6², 2² प्लस 3² प्लस 6²। आप प्लस मैंने साइन लगा सकते हो क्योंकि एक रेशियो है, माइनस साइन क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करा देगा, ऑपोजिट करा देगा, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा आपका 3/ अगेन द सेम थिंग, फिर प्लस माइनस 6/ अगेन द सेम थिंग, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कितना आएगा 36 प्लस 9 प्लस 4 49। ये है 49, ये भी 49 है। तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2/7 प्लस माइनस 3/7 प्लस माइनस 6/7। तो ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें, A। सो इज द राइट ऑप्शन फॉर 84, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो 85 है, रेट मेजरर का क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि रेट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है वो। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। तो वॉल्यूम आपको पता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r3। डायमीटर अगर वो है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का क्यूब। होगा कि नहीं होगा बताओ, 4/3 पाई r3, है ना। अब आपको पूछा है कि dv/dx निकाल दो, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 × 3³/3 × 4³ पाई, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का क्यूब। तो dv/dx कितना आ जाएगा, व्हाट इज dv/dx, dv/dx आ जाएगा आपका दिस इज 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9/16
राइट। ये हो जाएगा 9/16 इंटू 3 पाई और ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका 2। तो ये कितना आ गया आपका 27/8 पाई ट्वाइस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। सो 27/8 पाई ट्वाइस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, 27/8 इंटू पाई ट्वाइस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। आई थिंक बी आ गया आपका। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है ना। ट्वाइस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर 27/8, हाँ परफेक्ट है। डन, आगे बढ़ते हैं 86 पे। तो देखते चलो 86 हमसे क्या कहता है, ठीक है। 86 कहता है कि f of x इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस 3 cos x मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब आपको पता है क्या हो जाएगा, f डैश x जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 हो सकता है अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स है तो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 sin x ग्रेटर देन 0। सो लैम्डा ग्रेटर देन माइनस 3 sin x हो जाएगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, sin x कुछ भी वैल्यू ले, लैम्डा को हमेशा इससे ज्यादा होना है। तो ये जो है लैम्डा को अगर इससे ज्यादा होना है तो लैम्डा हम बोल सकते हैं ना कि अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया, इसके अगर मैक्सिमम वैल्यू से लैम्डा ज्यादा हो गया तो उसके मिनिमम वैल्यू से भी ज्यादा रहेगा। तो इसका मैक्सिमम कब आएगा, जब sin x का वैल्यू -1 होगा। तो लैम्डा कितना होना पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन 3। तो लैम्डा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, लैम्डा को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, तभी क्या बन जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो 86 से कितना हो जाएगा आपका 1। डन, 86 का आ जाएगा आंसर 1। आगे बढ़ते हैं 87 पे। 87 क्या कहता है कि f of x इक्वल्स टू दिस मच दिया गया, देन द इंटरवल फॉर विच f of x इज इंक्रीजिंग इज। अगेन इंक्रीजिंग के लिए हम लोग f डैश x निकालेंगे और यहाँ पे f डैश x निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। तो लेबनीज रूल क्या कहता है कि आप यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस 1 कर दो और इसमें लिख दो आप कितना, सॉरी ट्वाइस एक्स प्लस 1 नहीं, एक्स का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स हो जाएगा ना। सो नॉट ट्वाइस एक्स प्लस 1, दिस विल बी ट्वाइस एक्स और e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका f डैश x। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्वाइस एक्स कॉमन ले लेता हूँ और ये आपका कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ये द फॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर आप करोगे, है ना, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है e टू द पावर माइनस का, वो डिक्रीजिंग होता है। ये तो डिक्रीजिंग कर्व है और आपको पता है ये जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, अगर a ग्रेटर देन b तो f ऑफ b लेस देन f ऑफ a हो जाएगा ना, f ऑफ b ग्रेटर देन f ऑफ a हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि देखो अगर ये इनपुट अगर इससे ज्यादा है तो ये ओवरऑल जो आउटपुट आ रहा है वो इससे छोटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव बन गया है कि नहीं, अगर ये आपका नेगेटिव बन गया देन इन दैट केस इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये ग्रेटर देन 0 हो पाएगा। तो इसको नेगेटिव होने के लिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से 0। 0 एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो फंक्शन आपका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, a। सो a इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके, ठीक है। 87 के बाद आगे बढ़ते हैं 88 पे। 88 भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 88 क्या कहता है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज f ऑफ c इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इफ f डबल डैश x c इक्वल टू 0। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते सेकंड डेरिवेटिव के साथ में, ठीक है ना। इफ f ऑफ c, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, इफ f ऑफ c इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f ऑफ x देन f डैश c इक्वल टू 0। अगर f ऑफ c एक्सट्रीम वैल्यू है तो f डैश c 0 होगा। यस, अगर c पे तुमको मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है तो वहां पे डेरिवेटिव तो तुमको 0 मिलेगा, ठीक है ना। देन f डैश c इज इक्वल टू 0। ओके फाइन। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि f डैश c इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ c इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ, if f dash c equals 0 then f of c is an extreme value of f of x, है ना। अगर f dash c 0 होता है then f of c जो है is an extreme value of f of x। ओके, अगर f dash c equals to 0 हो जाएगा तो f of c एक्सट्रीम वैल्यू होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि f dash c equals to 0 तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी आ सकता है। समझ रहे हो ना। तो f dash c equals to 0, जैसे कि मान लो कर्व तुम्हारा ऐसे है, अच्छे तो इस पॉइंट पे तो तुम्हारा स्लोप क्या आ सकता है, तुम्हारा 0 आ सकता है ना। समझ रहे हो। तो f dash c यहाँ पे 0 आ रहा है, बट क्या f of c एक्सट्रीम वैल्यू बना, नहीं बना ना। तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना। सो ए बी सी डी, सी तो हो नहीं सकता आपका। फिर एफ ऑफ सी इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स देन एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, नहीं, क्योंकि एफ डैश सी अगर 0 हो रहा है आपका तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बन सकता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो इफ एफ ऑफ सी इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स देन वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। अगर एक्सट्रीम वैल्यू है तो डेरिवेटिव वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ये भी जरूरी नहीं है, वहां पे डेरिवेटिव नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ बना दूं इस तरीके से, अगर लेट्स से मेरा ग्राफ जो है वो ना इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को एक्सट्रीम तो मिल रहा है और ये ग्राफ तो है ना।
अगर ये ग्राफ है और मुझे एक्सट्रीम मिल रहा है लेकिन एफ डैश सी यहाँ पे डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सो इफ एफ ऑफ सी इज एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम वैल्यू है सी, अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट सी है तो ये क्या है तुम्हारा एक्सट्रीम वैल्यू है, लेकिन वहाँ पे तो एफ डैश सी 0 होगा, जरूरी नहीं है ना यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हो जाएगा फिर तो, समझ हो ना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, तो प्रॉपर आंसर जो होगा वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर हो गया, डन। क्योंकि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, राइट, वी कैन नॉट से एनीथिंग विद दैट। हो गया, डन, क्लियर हो गया, खत्म। 89 कहता है इफ एक्स बी ए रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज, ये एएमजीएम का क्वेश्चन है, 3 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस 1 बाई 2, क्योंकि ये दोनों क्या है पॉजिटिव क्वांटिटीज है, ग्रेटर देन इक्वल से कितना हो जाएगा रूट ओवर 3 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस 1, तो ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल से ये तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1, तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका ए। सो 89 का आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट। 89 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 90 क्या कहता है, देखो इफ अल्फा इज लेस देन बीटा देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से कंपेयर देखते हो, अगर ऑब्जर्व करते हो तो x और sin x का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये बेस्ड है कंपैरिजन ऑफ फंक्शन पे, तो मैं बोल देता हूँ कि लेट f ऑफ x, ठीक है ना, इक्वल्स टू x माइनस साइन x, ठीक है। सो f डैश x कितना आ जाएगा आपका, f डैश x आ जाएगा 1 माइनस कॉस x, और ये तो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है जब cos x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो f डैश x अगर 1 माइनस कॉस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा ये आपका, है ना, ये क्या बनेगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मेरे को पता है कि अगर आपका अल्फा लेस देन बीटा है तो एफ ऑफ अल्फा लेस देन एफ ऑफ बीटा होगा, ऑब्वियस ही बात है ना, इक्वल्स टू भी हो सकता है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वल्स टू भी हो सकता है ना, अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो एफ ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा भी हो सकता है, बट ठीक है हमारे साइन में तो वहाँ पे बस इनइक्वालिटी लेस देन दिया गया, तो विल गो विद दैट। तो एफ ऑफ अल्फा कितना होगा आपको, देखो एफ ऑफ अल्फा अल्फा माइनस साइन अल्फा इज लेस देन बीटा माइनस साइन बीटा, तो बीटा माइनस साइन बीटा जो है वो आपका अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जा रहा है बी, सो बी यहाँ पे आपका जो होगा दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस 91, ठीक है ना। 91 कहता है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 माइनस मॉड x इक्वल्स टू 1 इज, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर मॉड x माइनस 2, ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर मॉड x माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस 2, और एक बनेगा, ये कब बनेगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और एक बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x माइनस 2, ये कब बनेगा जब आपका x लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए, x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ बनेगा x स्क्वायर का, और ई टू द पावर x माइनस 2 ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है ई टू द पावर x माइनस 2 पे, और 2 पे कितना आ जाएगा उसका वैल्यू 0, हाँ जैसा भी आएगा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि ऐसा ग्राफ बनेगा ना इसका, तो ऑब्वियस ही बात है एक पॉइंट पे तो कट करेगा एक तरीके से 0 पे, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सेम सिनेरियो होगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा और ये आपका एक्सपोनेंशियल क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग कर्व बन जाएगा, तो अगर डिक्रीजिंग करेगा तो अभी भी किसी ना किसी पॉइंट पे तो कट करेगा ही ना। अब ये ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज ओके, बट हमको ये तो पक्का मिलेगा ना, चीज़ तो मिलेगा ना हमको यहाँ पे एक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसका ए, सो ए इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर हो गया, डन। 91 के बाद बढ़ जाते हैं हम लोग 92 पे। 92 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कर्व्स इज आर ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपको 2 कर्व के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और टेंजेंट परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1, राइट। तो हम लोग देखते हैं, अगर तुमको दिया हुआ है जैसे कि ऑप्शन 1 दिया हुआ है ना, हम देखते हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x बाय ट्वाइस है, करेक्ट, ये हमको दिया हुआ है। सो अगर हम देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x बाय ट्वाइस है, तो ट्वाइस y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4a, सो dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस a बाई y, ये आ गया। और अगर हम इसमें निकालें dy बाई dx इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x बाय ट्वाइस है, ठीक है, इंटू -1 बाय ट्वाइस है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई टू द पावर माइनस x बाय ट्वाइस है कितना हो जाएगा y, सो -y बाय ट्वाइस है, ये आ गया। अब दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हो इसको तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो इसको देखो ये कितना आ रहा था dy बाई dx, है ना। इसको देखो और इसको देखो, दोनों को प्रोडक्ट करो, -1 आएगा तो ये क्या बन गया, ऑर्थोगोनल बन गया, तो ये तो करेक्ट है। अब हम लोग 2 पे जाते हैं। 2 क्या कहता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और कितना है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, राइट।
तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये तो सीधा लिख देता हूँ, यहीं से आ जाएगा dy/dx कितना आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस a बाई वाई, और ये हो जाएगा ट्वाइस x इक्वल्स टू 4a dy/dx, तो ट्वाइस a बाई 4a इक्वल्स टू dy/dx, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे x बाई ट्वाइस है। तो अब अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हो तुम तो ये x बाई वाई आता है ना, दोनों का अगर तुम प्रोडक्ट करो तो x बाई वाई आ रहा है, दैट नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है -1 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर मैं नंबर 3 पे जाऊँ तो ये क्या हो गया इसमें, हाँ अब अगर मैं नंबर 3 पे जाऊँ तो ये बोर्ड बड़ा परेशान करता है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं। अगर मैं नंबर 3 पे जाऊँ तो नंबर 3, ठीक है। अब 3 में क्या दिया हुआ है देखो, एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो x इंटू dy/dx, ठीक है ना, प्लस y इक्वल्स टू 0, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपका -y/x, ये आ गया। अब इसमें कितना आ जाएगा देखो ट्वाइस x माइनस ट्वाइस y dy/dx इक्वल्स टू 0, तो dy/dx आपका कितना आ जाएगा x/y, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा। सो 1 और 3 तो पक्का आपका आंसर होगा। तो क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, आप करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 1 और 3 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 2 इज नॉट द ऑप्शन, नॉट द दिस होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जा सकते हैं ए के साथ में, और अगर किसी को डाउट है तो आप आराम से इसको भी इवैल्यूएट कर सकते हो, तो और भी सिंपल है, ठीक है ना, डन। सो 92 का आंसर कितना आ जाएगा ए। द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड दिस वन, ठीक है। तो हम लोग अगर कर्व को बनाना चाहे तो एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इधर भी होगा बट हमें जरूरत नहीं है, एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस है, तो ये लेट्स से ए है और ये लेट्स से ट्वाइस है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा लेट्स। तो ये एरिया आपसे पूछ रहा है, और ये ग्राफ का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई एक्स। हम एरिया इंटीग्रेट कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा, ए से लेकर ट्वाइस ए स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो गया ए स्क्वायर एल एन एक्स, ए से लेकर ट्वाइस ए, तो ये हो गया एल एन ए स्क्वायर एल एन ट्वाइस ए माइनस ए, मतलब ट्वाइस ए माइनस एल एन ट्वाइस ए माइनस एल एन ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल एन बी माइनस एल एन ए कितना होता है एल एन बी बाई ए, तो ये हो जाएगा एल एन टू, तो ए स्क्वायर एल एन टू, तो ए स्क्वायर एल एन टू कहाँ पे दिख रहा है आपको, बी पे, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 93 का करेक्ट हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94 पे, तो और देखते हैं 94 में क्या दिया हुआ है। 94 पे डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, ये तो और भी सिंपल है ना। 94 कहता है द डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है ये, तो मतलब 1 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बोलो ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस, ओके वेट एक चीज़ से मिस हो गया ना, ये लिखने में गलती हो गया, तो चलो मैं आगे कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, फिर कितना हो जाएगा देखो 1 इंटू बी सी स्क्वायर, या फिर हम सीधा ऐसे क्यों नहीं कर देते, बी सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका, बड़ा सिंपल आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, और फिर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक है, डन। सो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको कैंसिल होते हुए दिखेगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि माइनस बी ए स्क्वायर है और यहाँ पे आपका कितना है माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये देखो ये और ये आपको कैंसिल होते हुए दिख रहा है। फिर देखो प्लस ए स्क्वायर सी है और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर सी है, तो ये और ये कैंसिल होते दिख रहा है। यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए सी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो सब कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसमें ऑपरेशन लगा के इसको कोई मतलब नहीं बनता, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं फिर 94 के बाद में 95 पे, 95, ठीक है। तो लास्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा आपका, लास्ट वाले का आंसर जो था दैट विल बी आंसर 0, आंसर आपका कितना आ गया 0, ठीक है। अब अगर मैं 95 की बात करूं तो 95 क्या हो जाएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम दिस। आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम शॉर्टकट मारेंगे, कितना है 1 1 1 बी, और वो कितना है 2 3 - 1 सी, 2 3 - 1, और ये कितना है आपका 6 है, दिस इज योर 6, और ये कितना है आपका 5 - 1 ए, 5 - 1 ए, और यहाँ पे कितना है 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 1 1 बी, इसको 0 बनाओ, 2 - 2 0,
3 माइनस 2 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 6 माइनस 2 टाइम्स 6 माइनस 2b, माइनस 2b, ठीक है ना, 6 माइनस 2b। फिर इसको 0 बना, 5 माइनस 5 0, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, फिर a माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 5b, 10 माइनस 5b, ठीक है। फिर इसको 0 बनाओ तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1b, 0 1 माइनस 3 6 माइनस 2b, ये हो जाएगा कितना 0। फिर इसको 0 बनाओ, माइनस 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ दिस 0, a माइनस 5 प्लस 6 टाइम्स ऑफ दिस, 6 इंटू 3 18 23, सो a माइनस 23, दिस माइनस 6 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 10 माइनस 5b, फिर हो जाएगा आपका प्लस 6 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 2b, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5b, फिर हो जाएगा प्लस 36 माइनस 12b, तो ये कितना आ जाएगा देखो एक बार 36 46, और ये हो जाएगा माइनस 5 और 12 हो जाएगा 17b, 46 माइनस 17b, तो 46 माइनस 17b। तो आपको पूछा क्या है इसमें, आपको पूछा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन का हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का हमारा रिक्वायरमेंट जो होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हुआ तो काम खत्म। देखो ये 0 क्या मिल जाएगा आपको, मेनी सॉल्यूशन। आपका ये नॉन जीरो, ये 0 नो सॉल्यूशन। और अगर ये आपका 0 नहीं होता है, अगर ये आपका 0 नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे ही कर रहा है, बस ए के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। सो बी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस, फॉर 95। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। ओके, सो 96 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिस। आपको पता है लिमिट का क्वेश्चन जब भी होता है यहाँ अननोन होता है, यहाँ कोई वैल्यू होता है, हम सीरीज एक्सपांशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो आपको टेक्निकली क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया आपका x, यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस ax, ये हो जाएगा 1 माइनस x टू द पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, माइनस b x माइनस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना। कुछ इस तरीके से आ जाएगा सिलसिला, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, फाइन। सो नीचे है x क्यूब, नीचे है x क्यूब, और इसका वैल्यू कितना दिया जाता है आपको, 1 के बराबर दिया जाता है। ठीक है, सो मैं काम करता हूँ, अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस a माइनस b, इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा, है ना। और बच क्या जाएगा, माइनस a/2 फैक्टोरियल, मतलब माइनस a/2, यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस b/6 इक्वल टू कितना हो जाना पड़ेगा, 1 हो जाना पड़ेगा। यही आपका आंसर बनेगा। तो a माइनस b कितना आएगा आपका, -1, और ये कितना बन जाएगा आपका, -3 से प्लस b इक्वल्स टू, ठीक है ना। अगर हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। सो -2 से इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5, तो a आ गया -5/2। अगर a -5/2 आ जाता है तो b कितना आ जाएगा, -5/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू -3/2। सो a का वैल्यू -5/2, b का वैल्यू -3/2, तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 क्या दिया हुआ है, लेट f of x इक्वल्स टू 1 माइनस sin x बाय पाई माइनस ट्वाइस x का होल स्क्वायर ln x बाय ln 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4πx प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, और आपको मेंशन है कि जो x है वो π/2 नहीं है, है ना। आपको क्या मेंशन है कि जो x है वो वैल्यू क्या है आपका, π/2 नहीं है। फिर आपको दिया जाता है द वैल्यू ऑफ f ऑफ π/2 सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब π/2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, बट आप कंटिन्यूअस बना रहे हो, मतलब आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। टेक्निकली आपको लिमिट निकालना, और ये क्या हो जाएगा आपका, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी का केस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिमिट निकालते हैं π/2 पे कैसे निकालेंगे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2, 1 माइनस sin x बाय पाई माइनस ट्वाइस x का होल स्क्वायर ln sin x बाय ln 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4πx प्लस 4x स्क्वायर। यही आया है। ये भी 0/0 फॉर्म दिखा रहा है, और ये भी हमको कितना दिखा रहा है, 0/0 फॉर्म दिखा रहा है। तो इसमें लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉपिटस लगा दो इसमें, दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, है ना, ध्यान देना, मैं सेपरेट डील कर लेता हूँ, है ना। इस वाले पार्ट का कितना आ रहा है, इस वाले पार्ट का कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका माइनस cos x, और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस ट्वाइस x इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका -4, ये कितना हो जाएगा, -4। ठीक है ना। अब अगर π/2 आप बिठाओगे तो ये भी 0, फिर से कितना हो जाएगा, 0, फिर से आप लॉपिटस लगाओगे माइनस माइनस कैंसिल करते हुए, तो ये हो जाएगा आपका -sin x, और ये हो जाएगा आपका -8, और ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी इक्वल्स टू, हाँ, -8। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे, लिमिट x टेंड्स टू π/2, जब आप ये लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, द आंसर विल बी हाउ मच, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1/8, राइट।
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दिस विल बी प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -1/8 है ना। तो आपको कितना दे देगा -1/8। एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, cos x बचा, ये बचा सबका, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x और इसका हो जाएगा आपका -8। हाँ, तो ये आ गया आपका -8, ठीक है ना। यहाँ -1 लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका एक माइनस लगेगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 1/8। तो इस वाले पार्ट का तो 1/8 आ गया। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट का, मैं पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस पार्ट का सॉल्व करना है तो इस पार्ट में क्या आ जाएगा, फिर से लॉपिटस मारते हैं तो कितना हो जाएगा 1/sin x cos x। तो ये हो जाएगा आपका cos x/sin x और नीचे कितना आ जाएगा -4π प्लस 8x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1 + π² माइनस 4πx प्लस 4x²। ये आ जाएगा डन, ठीक है। अब इसमें हमको π/2 लिमिट पे चेक करना है ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, π/2 पे ये तो 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा आपका cos x 1 + π² माइनस 4πx प्लस 4x² और नीचे कितना आ जाएगा आपका दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू sin x तो 1 हो गया और नीचे आएगा आपका -4π प्लस 8x। यही आएगा, देख लो sin x क्योंकि 1 हो गया तो यही आएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, ठीक है ना। एक बार इसका देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आता है। ओके, तो अभी अगर आप π/2 बिठाओगे तो फिर से देखो ऊपर वाला पार्ट कितना हो जा रहा है आपका 0, नीचे वाला पार्ट भी कितना हो जा रहा है π/2 पे 0 हो जा रहा है। तो हम लोग फिर से लॉपिटस लगा देते हैं। लॉपिटस लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, दिस विल बी cos x इंटू दिस, cos x का मतलब माइनस sin x इंटू 1 + π² माइनस 4πx प्लस 4x² और फिर आपका आ जाएगा प्लस cos x और अंदर में कुछ आएगा। आप बोलोगे सर आपने बिठाया क्यों नहीं, क्योंकि आप π/2 बिठाओगे तो वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, राइट। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। आप यहाँ पे कुछ भी करोगे, जब आप लिमिट पास करोगे तो सर 0 हो जाएगा ना वैसे भी। तो अपने को कितना मिलेगा देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट आपका क्या हो गया 0, ये पार्ट बनेगा आपका 0 और ये पार्ट देखो, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा ये और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, sin π/2 विल गिव यू हाउ मच -1, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका -1 और 8, -1/8, क्योंकि ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा तो -1/8। तो आंसर कितना आ गया आपका 1/8 इंटू -1/8 इक्वल्स टू -1/6। एंट्रेंस में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स की तरह लिख के आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं 98 पे। 98 क्या कहता है देखो, 98 देता है आपको, 98 आपको देता है कि फॉर 2 cos 2 मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू दिस। हमको पता है यार प्रॉपर्टी होता है, सीधी सी बात है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, IN मतलब क्या है उसका ऑर्डर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन कितना हो जाएगा B। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं 99, ठीक है ना। 99 क्या कहता है देखो, लेट y इक्वल्स f ऑफ x बी ए कर्व जिसका पैरामेट्रिक फॉर्म आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू दिस कर्व फ्रॉम 1, 1, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ना x प्लस y को निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ यू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। x प्लस y कितना आ जाएगा आपका 2t² + 2, 2t² + 2। हम मतलब x और y का डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। और फिर आपका कितना आ जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई देख लो आप कितना आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा आपका 2t, राइट। यहाँ से t कितना आ जाएगा आपका x माइनस y/2। इसको बिठा दो यहाँ पे, इसको बिठा दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y/2 का होल स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा ना, 2t + 2, दिस इज 2, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर +2, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर +4, इसके बराबर आ गया। तो ये कर्व की बात हो रही थी, है ना। ये डायरेक्ट रिलेशन है और वो पैरामेट्रिक रिलेशन था, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि 1,1 से कितना आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1,1 जो है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जैसा भी कर्व होगा 1,1 वहीं पे लाई करेगा। सो अगर कोई भी एक कर्व है, मान लो और ये पॉइंट अगर लेट्स से 1,1 है, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो एक ही टेंजेंट बनेगा और वो एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे बनेगा। तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा यहाँ पे, दैट इज 99 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नंबर आपका 100 आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ दिस। हाँ, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। तो 1 + x⁴18, 1 + x⁴18, इसका आर टर्म क्या होता है, tr + 1 दैट इज इक्वल्स टू 18cr और हो जाएगा ये x⁴r, ये होता है इसका आर टर्म। फिर आपको बोला गया कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4 टर्म, 2r + 4 टर्म मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2r + 3, सो 18c 2r + 3 आपको बोला गया किसके बराबर है, r - 2 टर्म के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा r - 3, सो 18c r - 3। आपको बोला गया कि r की किस वैल्यू के लिए दोनों सेम हो जाएगा,
है ना। सो कौन सा वैल्यू शूट कर रहा है इसको, 4 कर रहा है क्या, देख लो 4 करने पे ये 1 आता है, 4 करने पे नहीं, 4 तो नहीं कर पा रहा है। 6 कर रहा है क्या, 6 बिठाने पे कितना हो जाएगा 15 और ये 3 हो जाएगा। यस, अगर हम लोग 6 लेते हैं, अगर हम लोग r = 6 लेते हैं तो 18c 15 = 18c 3 आ रहा है। यस, ये करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ऑप्शन से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि तुमको साफ साफ पता है कि NCR = NCn-r, तो ये करेक्ट हो गया। तो r = c, कौन सा ऑप्शन बन गया आपका बी। तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन था इसका बी, 100 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 101 क्या कहता है, देखो द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ in दिस, 15 टर्म दिया गया, आपको पता है इसका अगर एक्सपांशन करोगे तो कैसा आएगा, x⁴ माइनस 1 + 2 + ऑल द रूट्स प्लस 15 x⁴ प्लस फिर आएगा आपका 1 × 2 प्लस 2 × 3, ऐसे करके ढेर सारा आएगा x⁴ एंड सो ऑन। तो हमको x⁴ का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -15 × 16/2 दैट इज इक्वल टू -15 × 8 दैट इज इक्वल टू -120। तो आंसर कितना आ जाएगा x⁴ का, -120, दैट मीन्स 101 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, डन। उसके बाद हम 102 पे पहुंचते हैं। 102 क्या कहता है, देखो इफ अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट सच दैट अल्फा z² + z + अल्फा कंजुगेट = 0 हैज ए रियल रूट। इस इक्वेशन का रियल रूट अगर है तो आपको ढेर सारा कुछ दिया गया अबड़ा जबड़ा और पूछा है कि उसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है, 2i 3i 4i कुछ एक होगा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, सच दैट अल्फा z² + z + अल्फा कंजुगेट = 0 हैज ए रियल रूट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट a बी द रियल रूट, a बी रियल रूट। ठीक है ना, तो a अगर रियल है तो a कंजुगेट क्या होगा, a = a कंजुगेट होगा, ये हमको पता है क्योंकि a को तो हम रियल मान रहे, तो a = a कंजुगेट होता है, रियल का कंजुगेट तो वही होता है ना। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं ना कि अल्फा a² + a कंजुगेट = 0। ठीक है ना, ये ट्रू है, क्लियर है, डन। और अगर मैं बोलूँ कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो अल्फा कंजुगेट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, हम बोल सकते हैं कि अल्फा कंजुगेट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं इसको थ्रू कंजुगेट ले लूँ तो कितना हो जाएगा, देखो एक बार, अल्फा कंजुगेट a कंजुगेट का स्क्वायर प्लस a कंजुगेट प्लस a नहीं है तो अल्फा है ना आपका, दिस इज अल्फा इक्वल से कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। बट आपको पता है a कंजुगेट तो a के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा कंजुगेट a² + a + अल्फा = 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ एक बार के लिए, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं 1 - 2 करूँ तो 1 - अगर मैं 2 करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो a² अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट, फिर आपका अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा, तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट = 0। सो अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट और a² - 1 = 0। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, अल्फा = अल्फा कंजुगेट, अल्फा तो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो अल्फा = अल्फा कंजुगेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा अगर 2 + 3i है तो अल्फा कंजुगेट कितना होगा, 2 - 3i, तो ये तो 0 हो नहीं सकता भाई, तो 0 सी को होना पड़ेगा। तो a² कितना हो गया आपका 1, राइट, a² कितना हो गया आपका 1। तो आपसे पूछा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल रूट इज 1। यस, देयरफॉर कितना आ गया हमारे पास में, mod a = 1 आ गया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो mod ऑफ a कितना आ गया आपका, 1 आ गया भाई, देख रहे हो ना। तो ये तो पक्का करेक्ट है, मतलब आपका ऑप्शन 3 तो रहेगा आंसर में, 4 तो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कोई फायदा नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलो फिर आगे क्या कर सकते हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमको देखना है कि हम किस चीज़ को यूज में ला सकते हैं। ठीक है ना, सो ये हो गया आपका। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अगर, है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं इसको ना, अगर मैं इसको अल्फा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फ़ायदा होगा मुझे, अल्फा कंजुगेट से। अगर मैं 1 को अल्फा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक बार देखो तो क्या फ़ायदा होगा। इसको ना मैं अल्फा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा × अल्फा कंजुगेट a² प्लस a × अल्फा कंजुगेट प्लस अल्फा कंजुगेट का स्क्वायर, यही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस वाले इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अल्फा × अल्फा कंजुगेट a² प्लस a अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर = 0, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये 3 है और ये आपका 4 है, अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास 3 - 4 कितना आएगा, जरा देखना तो 3 - 4, क्योंकि वहीं से हम लोग कुछ रिलेशन ला सकते हैं उन दोनों का, और तो कोई चांस था नहीं यहाँ पे। सो हमारे पास आ जाएगा अल्फा × अल्फा कंजुगेट ट्वाइस अल्फा × अल्फा कंजुगेट a², ठीक है ना, प्लस a × अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा। ओके, ये तो आपको 0 हो जाएगा ना, सॉरी दिस विल बी तो 0 ना, ये तो आपको 0 हो जाएगा, हम लोग तो माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस अल्फा कंजुगेट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर = 0, ये आ गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया, डन। हम तो 3 - 4 किए यहाँ पे, देखो 3 - 4 किए। ठीक है ना, सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आजा, हाँ, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a का वैल्यू
ठीक है। अब अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसको मैं बोलूँगा a प्लस अल्फा कंजुगेट और ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो ये तो 0 फिर से नहीं हो सकता और ये अगर 0 नहीं हो सकता तो ये क्या आएगा आपका अल्फा कंजुगेट प्लस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस a, और हमको पता था a क्या था आपका 1 या -1, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है +-1 हो सकता है। तो अल्फा कंजुगेट प्लस अल्फा जो है वो 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, मतलब कि 1 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो परफेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच करेगा a, सो a इज द राइट ऑप्शन फॉर। देख रहे हो कितना टेक्निकली क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर 103 क्या कहता है, इफ Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 not equal to Z2 and mod of Z1 equals to mod of Z2, if Z1 has positive real part and Z2 has negative imaginary part, then Z1 plus Z2 by Z1 minus Z2 में भी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं Z1 plus Z2 by Z1 minus Z2, इसको मैं बोल देता हूँ, ये कितना दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू कितना होगा, राइट। अगर मैं इसको Z1 minus Z2 कंजुगेट Z1 माइनस Z2 कंजुगेट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ले लिया, ऊपर नीचे ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बोलो Z2 इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। फिर हो गया डन, ठीक है। अब ने देखो ये कैंसिल कर सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाता है ट्वाइस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 कंजुगेट बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपको एक रियल नंबर देगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 कंजुगेट चाहे कुछ भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो रियल नंबर ही, ये भी एक रियल नंबर देगा और ये भी एक रियल नंबर है, और यहाँ पर एक ना आयोटा है, तो आयोटा टाइम समथिंग क्या आ जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 104 क्या है देखो 104, ठीक है। 104 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग रहा है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन में 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 50/√3 विद द एक्सिस आर, क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई एक लाइन है, लेट्स से ये कोई एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया और ये एंगल कितना है आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 है, 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, मतलब ये, और मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, मतलब bx प्लस ay इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप इसका कितना है देखो, स्लोप आएगा आपका माइनस b बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री, और 10 120 डिग्री कितना होता है आपका -√3, तो b बाई कितना आ जाएगा आपका √3, तो b कितना आ जाएगा आपका √3 टाइम्स ऑफ a। ये तो भाई पक्का है आपका b कितना आ गया √3 टाइम्स ऑफ a, एक तो हमने निकाल लिया रिलेशन, ठीक है। और आपको एरिया भी दिया गया, एरिया कितना आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ए बी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 50/√3, ठीक है ना। सो ए बी कितना आ जाएगा, व्हाट इज ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू 100/√3, ठीक है ना। सो अगर मैं बी का वैल्यू बिठा दूँ √3a, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100/3, देख लो। अगर मैं b का वैल्यू बिठा दूँ √3a, सो √3 हो जाएगा √3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ जाएगा 100/3, ठीक है, कोई बात नहीं, a का वैल्यू आ जाएगा 100/3, तो a स्क्वायर का वैल्यू 100/3 आ गया। और एक बात ये भी है ना, देखो अगर ये लाइन अगर ऐसा बन रहा है 30 डिग्री अगर बना रहा है ना, सो ऐसे कितने लाइंस पॉसिबल होंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन में 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 15√3, मतलब हो सकता है कि एक लाइन यहाँ पे भी आ जाए ना, एक लाइन ऐसे भी आ जाए सच दैट एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बन रहा हो, ये वाला 30 डिग्री एंगल है ना, और आपका ए और बी जो रहेगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक में ए और बी नेगेटिव आना चाहिए, एक में ए और बी पॉजिटिव आना चाहिए। लेट्स सी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए दोनों में, ठीक है, ओके फाइन। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिगर देख के लगता है कि ए बी एक साथ पॉजिटिव होंगे और एक में ए बी एक साथ नेगेटिव होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, तो बी और सी में से दोनों कुछ हो सकता है, ये हम लोग बता सकते हैं, बी और सी में से कुछ एक हो सकता है। कैसे, क्योंकि जब आप इंटरसेप्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो या तो प्लस या तो माइनस ही आएगा इस तरफ, अगर बनना होगा तो ए बी दोनों प्लस बनेगा, बनना होगा तो ए बी दोनों माइनस बनेगा, तो इसीलिए दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है बी सी, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100/√3 आ गया आपका, ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर 100/√3 आ गया तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा ±10/√3, तो ए जब आएगा आपका 10/√3 तो बी कितना आ जाएगा उस टाइम पे 10, बी का वैल्यू आ जाएगा 10, और ए जब आ जाएगा -10/√3 तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -10, तो बस यही है सॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा, एक तो ये बिठा सकते हो और दूसरा ये बिठा सकते हो, समझ रहे हो ना।
ये b का वैल्यू है, दिस इज b, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा x बाय प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, मतलब x बाय a मतलब √3/10x प्लस 10y दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका y बाय 10 इक्वल्स टू 1, या फिर कितना आ जाएगा -√3/10x माइनस y बाय 10 इक्वल्स टू 1। तो ये आना चाहिए आपका √3x प्लस y इक्वल्स टू 10 और √3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस, ये दोनों इक्वेशन बनना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट बन जाएगा इसमें, √3x प्लस y प्लस माइनस 10, ये बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो 20 के लिए क्या बन जाएगा राइट ऑप्शन, देख रहे हो ना, तो आराम से निकल सकता है क्वेश्चन। 104 आगे बढ़ते हैं, 105 पे क्या दिया हुआ है, 105 पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इज, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट पूछा है, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट एक साथ यूज होता है, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अगर मैं निकाल दूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, इसको मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा जो है को मैं लिख सकता हूँ ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि 2 साइन थीटा बाई 2 निकाल दो, 2 साइन थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2। फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ना आप एक काम करो, माइनस आई को बाहर निकाल दो, माइनस आई, तो माइनस आई 2 साइन थीटा बाई 2 और ये कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 विद प्लस साइन। देख लो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस आई को अंदर डालोगे तो माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 आई स्क्वायर, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2, ये आ जाएगा e टू द पावर आई थीटा बाई 2। तो दोनों को कंबाइन कर दो, यही एम्पलीट्यूड देता है, ये तो फिक्स वैल्यू, तो ये तो वो है ना, आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है इसका, है ना, उसका मॉड वैल्यू बता रहा है। और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2। सो दिस इज योर आंसर, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2, सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट। 105 हो गया, 106 देख लेते हैं। 106 क्या कहता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 माइनस आई कितना हो जाएगा। तो इसको सिंपल निकालो, 2 प्लस 2i प्लस आई 3i माइनस 1 बाई 3 माइनस आई। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस 3i बाई 3 माइनस आई। फिर यहाँ पे कर दो 3 प्लस आई और यहाँ पे भी कर दो 3 प्लस आई, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 9i प्लस आई 10i और ये हो जाएगा आपका -3 और ये नीचे कितना आ जाएगा 9 प्लस 1। तो ये आ गया आपका आई मतलब कितना हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड पाई बाई 2, है ना। आयोटा मतलब कितना पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका पाई बाई 2, दैट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन फॉर 105। क्लियर हो गया, डन। उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं 106 पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। सो 107 क्या कहता है, देखो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 दिया गया, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मैं एज्यूम कर लेते हैं कि Z1 कितना है सम x1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 और लेट्स से Z2 जो है वो कितना है सम x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y2। तो आपको बोला जाता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो आप मुझे बताओ Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 इज x1 प्लस x2, ठीक है ना, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। और अगर मैं बोलूँ कि Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। अगर आपको बोला जाता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है ना। तो बस मॉड लगा देना यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा देखो रूट ओवर, इससे कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फाइन। तो इसको देखो हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। वी कैन राइट इट एज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको तोड़े तो ये कितना आ जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x1। लाइकवाइज नेक्स्ट कितना हो जाएगा ट्वाइस x2, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देखो ट्वाइस y1 और नेक्स्ट कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस y2, तो ये हो जाएगा 2y2 दैट इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली हमको क्या मिल गया x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो ये तो आ गया ना। अब हमसे पूछा क्या, ये तो हमको कंडीशन मिला यहाँ से, जो आपको दिया गया था ये कंडीशन, उसका इक्विवेलेंस क्या है ये जो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को क्या दिया जाता है ये कंडीशन इनडायरेक्टली फॉर्म में। फिर आपसे पूछा जाता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 कितना होगा, तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा। तो आपको पता है tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा y1 बाई x1 माइनस tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा y2 बाई x2,
फाइन। तो इसमें हम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y1 बाय x1 माइनस y2 बाय x2 बाय 1 प्लस y1 y2 बाय x1 x2। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ देखो y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x1 x2 प्लस y1 y2। फाइन, ठीक है ना। अब हमारा इसका वैल्यू अभी आपने निकाला था, कितना आया था, 0 आया था, राइट। तो ये कितना आ गया आपका, tan इनवर्स सम वैल्यू है ये y1 x2 माइनस x1 y2 और नीचे कितना है आपका, ये 0 है, ठीक है। अब अगर ये 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली हम किस पे कंसीडर करेंगे इसको, tan इनवर्स दिस बाय 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका जो cot का जो वैल्यू है, cot का वैल्यू है वो 0 आ रहा है। तो cot का अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो tan कितना देना पड़ेगा हमको, π/2 देना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए टेक्निकली वो कितना आना चाहिए, π/2, क्योंकि दिस इज समथिंग बाय 0, राइट। अगर ऊपर 0 होता नीचे फाइनाइट होता तो हम बोल देते 0, बट इन दिस केस कितना आएगा, π/2 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना। तो हमको किसके साथ जाना है, बी के साथ जाना। ओके, 108। तो 108 क्या देता है, देखो 100 कहता है आपसे द इक्वेशन 5x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5y - 2 होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 टाइम्स ऑफ x - 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ y - 2/5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा -1 का होल स्क्वायर थ्राइस x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो x - 1/5 होल स्क्वायर प्लस y - 2/5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा -1 का होल स्क्वायर थ्राइस x प्लस 4y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर ध्यान से तो अगर बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हो तो टेक्निकली कैसा बन जाएगा पता है, दिस वन शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ लैम्डा -1 और ये आ जाएगा मॉड ऑफ थ्राइस x प्लस 4y माइनस 1/5। समझ रहे हो। तो किसके फॉर्मेट में आ रहा है पता है, जब आप इलिप्स सीखते हो ना, PS इक्वल्स टू PM, मतलब E टाइम्स ऑफ PM, याद है कि नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स करते हो ना, तो वैसे फॉर्मेट में आ गया। देखो फोकस है 1/5 2/5, ये दोनों आपका कोई भी पॉइंट है x और y, कोई भी पॉइंट है ऑन द इलिप्स और ये उसका क्या है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स 3x प्लस 4y माइनस 1, ठीक है ना। तो PS इक्वल्स टू PM है तो आपको पता है जो मॉड ऑफ लैम्डा -1 है, इलिप्स के केस में कितना होना चाहिए आपका, इलिप्स के केस में कितना होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, 0 से तो बड़ा ही रहेगा। सो -1 लेस देन लैम्डा -1 लेस देन 1, सो 0 लेस देन लैम्डा लेस देन कितना हो जाएगा 2। सो लैम्डा 0 से 2 के बीच लाई करेगा, लेकिन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा एंड इट विल व्हाट, इट विल बिकम व्हाट, अ सर्कल। आपका एक इसमें बदल जाएगा, एक सर्कल में हो जाएगा, जिसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा आपका, नो ये सर्कल भी नहीं होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पैराबोला। समझ रहे हो, क्योंकि जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो ये 0 आ गया ना आपका, देख रहे हो। सो टेक्निकली क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट सम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, समझ रहे हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो जाएगा x y एंड दिस 2, अगर ये वाला आपका 0 दे दिया एंड द डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 0, समझ रहे हो। तो ये आपका लैम्डा इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको इलिप्स चाहिए तो इसको क्या रखना पड़ेगा, लेस देन 1। जैसे आपको अगर हाइपरबोला चाहिए तो ग्रेटर देन 1 रखते हो, राइट। पैराबोला के केस में इक्वल्स टू 1 होता है, तो वैसे इसको क्या रखना है आपको, लेस देन 1 रखा, तो लैम्डा नॉट इक्वल्स। क्लियर हो गया, डन, इतना समझ में आ गया, खत्म। तो दिस इज हाउ इट इज डन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लैम्डा इक्वल्स 1 पे क्या प्रॉब्लम होगा, जब लैम्डा इक्वल्स 1 दोगे तो 0 हो गया। तो 0 का मतलब क्या हो रहा है कि जब समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर 0 हो रहा है तो x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1/5 और y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 2/5 होना पड़ेगा। तो टेक्निकली इट विल रिप्रेजेंट नथिंग, नन ऑफ द कर्व, है ना। तो आंसर इसका क्या बनेगा आपका, ओ इसमें आंसर तो कोई है नहीं वैसे, बट बी ऑप्शन कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन इसका बी ही होगा वैसे तो, मतलब अगर किसी ने मार्क किया होगा, बट 1 नहीं हो सकता उसमें, 0 से 1 2 के बीच में 1 नहीं हो सकता। तो टेक्निकली इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट अगर आप जाना चाहते हो तो बी के साथ जा सकते हो, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। 108, क्योंकि मोस्ट सुटेबल तो वही है, ऑल्दो गलत है, नॉट करेक्ट, बट मोस्ट सुटेबल वही है, ठीक है। अब 109 क्या देता है देखो आपको, है ना। अब 109 नंबर आपको क्या देता है देखो, इफ हाइपरबोला x² by b² minus y² by a² passes through the focus of the ellipse। आपके पास में एक इलिप्स है, ये कुछ आपका इलिप्स है, ठीक है ना, ये आपका a है, ये आपका b और ये आपका उसका फोकस है, और एक हाइपरबोला है जो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। आपको पता है ये इलिप्स है तो ये कितना हो जाएगा आपका a e, 0। ए मतलब इलिप्स का इसेंट्रिसिटी और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी को हम लोग EH बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हमको पता है कि ये जो a, e, 0 जो है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, आपका हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, x² by b² माइनस y² by a² इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हाइपरबोला में हमको पता है कितना होता है आपका a² इक्वल्स टू b² और ये हो जाएगा EH² माइनस 1, है ना। तो a² by b² प्लस 1 इक्वल्स टू EH²। तो अगर हमने a² by b² निकाल लिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x के जगह पे हम बिठाएंगे a² e, e²
बाय बी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका, ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो हमको मिल गया। फाइन, हमको पता है इलिप्स में अगर हम बात करें, इलिप्स में तो कितना होता है आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1/2, देख रहे हो ई स्क्वायर कितना आ गया 1/2। अब ई स्क्वायर जो है वो कितना है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ गया 1/2, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, सो 2 + 1, देखो ना इसका वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू 1/2 है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 1 इक्वल्स टू EH स्क्वायर, तो EH कितना आ जाएगा आपका √, तो EH का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका √, ठीक है ना। तो कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 110 पे जाते हैं। 110 क्या कहता है, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम कितना होगा। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो ये भी जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया वैसा ही है, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 7/5 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया, करेक्ट, डन। अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्या, √x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 7/5, है ना, डन, क्लियर। तो आपको पता है कि इसका फोकस मिल गया हमको, देखो फोकस क्या है आपको पता है, फोकस है 2,3 और डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स वो कितना है 3x माइनस 4y प्लस 7, समझ में आ रहा है। और इसेंट्रिसिटी कितना है 1, आपको पता है पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होता है, ठीक है। सो डी कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7। आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दैट इज डिस्टेंस जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का होता है वो 2 टाइम्स ऑफ LLR होता है, राइट। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 × 2 6 माइनस 12 प्लस 7 डिवाइड बाय √25, क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ LLR, 2 टाइम्स ऑफ LLR, राइट। तो ये कितना आ गया आपका 1/5, नो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये हाफ होता है ना, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है। सो ये 1/5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2 LLR, तो देयरफॉर LLR कितना आ जाएगा आपका 2/5, कितना आ जाएगा LLR आपका 2/5, है ना। डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला मैंने, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो हमने अप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू हाफ ऑफ LLR, तो LLR कितना आ जाएगा आपका 2/5 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा इसका, डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 111, है ना। सो 111 का क्या फंडा देखते आ जाओ, हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस इफ ईच नंबर शुड कंटेन 1। तो हम लोग बोल सकते हैं ना टोटल माइनस नो 1, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, टोटल माइनस नो 1, ऐसे बोल सकते हैं। तो टोटल कितना बनेगा, टोटल 4 डिजिट नंबर कितना बनेगा, देखो टोटल 4 डिजिट नंबर बनेगा आपका, 0 नहीं हो सकता, बाकी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, तो 4 × 5 20, 20 × 3 एक सेकंड, यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी और यहाँ पे 5 होगा ना, दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, तो 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 × 300, टोटल 300 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बिना 1 के अगर नंबर बनाना है तो 0 1 नहीं आ सकता पहले में, तो पहले में कितना पॉसिबिलिटी होगा 4, बाद में क्या नहीं हो सकता आपका 1 नहीं हो सकता, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 × 4 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा आपका 48 और यहाँ पे 2 पॉसिबल, तो 96, है ना। तो 300 माइनस 96 कितना आ जाएगा आपका 204, तो 204 हो जाएगा आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी, है ना। PNC अगर आपको पसंद है तो आपको बहुत आसान लगेगा, वैसे मेरा फेवरेट है PNC प्रोबेबिलिटी, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था उस अकॉर्डिंग, ठीक है। 112 पे जाते हैं हम लोग। 112 क्या देखो, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस 100/x, देखो x प्लस 100/x ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा आपका, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, बट कहां से कहां तक होगा वो भी देख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x जो होगा वो है आपका 1 2 3 अप टू 100 तक, ठीक है ना, ये क्योंकि फर्स्ट 100 नंबर है, ठीक है। x का वैल्यू 1 लोगे तो ये आपका ट्रू है, 2 लोगे तो भी ये ट्रू है, पर 3 पे ट्रू नहीं है, तो देखो x इक्वल्स टू 1 और 2 तो 3 है, लेकिन 3 4 5 ये सब ट्रू नहीं है। फिर कहां से ट्रू बनना स्टार्ट होगा देखते आ जाओ। अगर मैं 50 ले लूँ, 50 + 2 ये हो जाएगा, 49 अगर ले लूँ, 49 + 100/49 ये भी ट्रू, 48 अगर मैं ले लूँ, 48 + 100/48 2 से ज्यादा होगा तो ये 50 से ज्यादा होगा, यस। 47 ले लूँ तो 47 + 100/47 कितना होता है, 100/47 आपका होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 47 2 पॉइंट समथिंग 50 से छोटा हो जाएगा, मतलब 1 2 होगा, 48 होगा, 49 होगा, अप टू 50, सॉरी अप टू 100, तो कितना हो गया आपका 48 से 100 हो गया आपका कितना, और वहां पे 1 2 हो गया, तो टोटल कितना आ गया आपका 55, ये 43 है ना, ये 53 54 55, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा, सपोर्टिंग कितना है, देखो सपोर्टिंग है यहाँ पे 53 54 55 और टोटल कितना है 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11/20, तो 11/20 ऑप्शन बी आ गया आपका। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था।
ठीक है ना। हम लोग 113 की बात करते हैं। 113 क्या कहता है देखो, इफ ABC बिलोंग्स टू रियल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब क्या बोल रहे हैं वो, d<0 और f(x) कितना है आपका ax² प्लस bx प्लस, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ दो केसेस होंगे, अगर मान लो कि a अगर आपका >0 हो जाए तो f(x) क्या हो जाएगा >0 फॉर ऑल x। सो f(1) कितना हो जाएगा आपका >0 और f(1) कितना है और f(0) भी कितना हो जाएगा आपका >0। तो f(1) अगर आप >0 करोगे तो f(1) कितना आएगा आपका a प्लस b प्लस c >0 और f(0) अगर >0 करोगे तो c >0 आएगा। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो आप बोलोगे कि सर आपने इसी के साथ स्टार्ट क्यों किया, आप तो ये भी बोल सकते थे ना कि a जो है वो आपका <0 हो जाए। अगर a <0 हो जाए तो f(x) क्या हो जाएगा आपका <0 हो जाएगा फॉर ऑल x। ग्राफ याद करो, है ना, a <0 पे पैराबोला ऊपर होता है, a <0 पे पैराबोला नीचे होता है। कब, जब d आपका <0 हो, दोनों केस में। करेक्ट, दिस इज द कंसेप्ट। और यहाँ पे क्या है a <0 और यहाँ पे क्या है a इज <0। क्लियर हो गया ना, डन। सो यहाँ पे f(1) क्या हो जाएगा आपका <0 और f(0) कितना हो जाएगा $0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस b प्लस c <0 और इससे आ जाएगा c <0। समझ रहे हो ना, इससे ये वाला आया और इससे ये वाला आया। सो ओवरऑल क्या आ रहा है आपका, दोनों का अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो एनीवेज >0 ही आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका a। सो a इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 13 के बाद हम जाते हैं 14 पे। ठीक है, अब हम लोग किससे मूव करते हैं 114 पे। ठीक है, सो 114 ठीक है। सो 114 क्या है, फॉर द इक्वेशन 2 mod x² माइनस d। ठीक है, सो 2 mod x² माइनस √3 √x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन बताना है। मतलब हमको 2 mod x² इक्वल्स टू √3 √x प्लस 5 का सॉल्यूशन बताना है। दो केसेस होंगे, एक होगा आपका x > 0 के लिए तो 2x² इक्वल्स टू √3 √x प्लस 5 और एक होगा x < 0 के लिए, ये भी हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू √3 √x प्लस 5, है ना। बट एक बात है ना, देखो x < 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x < 0 तो इमेजिनरी कर देगा इसको, x तो > 0 ही होना पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो होगा क्या, बस x > 0। तो x > 0 में देखो 2x² का ग्राफ कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं बात करूं, ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है और ऊपर से कितना है, शिफ्टेड है 5 यूनिट्स है, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पे एक ही रूट होगा इसका, है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन है ना ये, तो स्क्वायर रूट फंक्शन, तो देयर इज ओनली वन रूट b, देयर इज ओनली वन रूट, है ना। तो 114 का कितना हो जाएगा b। आगे बढ़ते हैं 115 पे, है ना। 115 पे बढ़ते देखते हैं 115 क्या है। 115 कहता है द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। देखो मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज क्या है, ये सीरीज जो है ना वो डिक्रीजिंग सीरीज है। आपको चेक करना है कि नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जिस जगह पे नेगेटिव आया उसके पहले तक का आप सम लोगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि जैसे आप नेगेटिव को इंक्लूड कराओगे तो घटना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो पहले हम चेक करते हैं कि नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हमको a प्लस n-1 इंटू डी जो है ना, वो हमको चेक करना है कि <0 कब आएगा, है ना। a प्लस n-1 d <0 कब आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है 20 प्लस n-1 d का वैल्यू कितना है, देखो -2/3 <0। तो ये हो जाएगा आपका 20 <2/3, तो ये हो गया 30 n-1। तो n कितना हो जाएगा आपका ग्रेटर देन n ग्रेटर देन कितना आ जाएगा आपका 31, है ना। सो n को ना 31 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब 31 से जब बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, राइट। यही बोल रहे हैं, मतलब हमको चाहिए a प्लस n-1 d ग्रेटर देन <0 चाहिए ना हमको, ठीक है। अच्छा, हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो हम ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। ग्रेटर देन 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम ग्रेटर देन 0 करके देखते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, देखो, क्योंकि हमको तो मैक्सिमम निकालना है ना। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमको ग्रेटर देन 0 तक चाहिए, ग्रेटर देन 0 तक चाहिए, ग्रेटर देन 0 तक चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी हाउ मच, 30 × 2 60 30, ठीक है। सो n हमको कितना तक चाहिए, n <31 चाहिए, ठीक है। मतलब n <31 तक हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टर्म्स, यही मीन कर रहा है, पॉजिटिव टर्म हमको मिलेगा ना। यहाँ तक n <31 हो जाएगा तो यहाँ तक हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब अप टू n = 30 तक, अप टू n = 30 तक हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टर्म। तो हमको 30 टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम अप टू 30 टर्म्स कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 15 हो जाएगा, a प्लस 20 प्लस n-1 मतलब 30 - 1 इंटू डी -2/3, तो यही हो जाएगा सम। तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 20 - 29 × 2 कितना हो जाएगा 58/3, राइट। यही हो जाएगा ना, n/2 ट्वाइस है, ये 40 होगा ना, सॉरी इसलिए 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, इसलिए 40 ट्वाइस होता है ना, n/2 ट्वाइस प्लस n-1 होती है तो 40 हो जाएगा। सो 120 - 58, सो 120 - 58 कितना हो जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 15 × 62/3, तो ये हो जाएगा 5 × 62, मतलब 310 आना चाहिए, 310 ऊपर इसको ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है ना।
एक बार चेक कर लो, ठीक है। n/2 आ गया, n/2 कितना हो जाएगा, 30/2 इज 15, ठीक है। हमारा n इक्वल टू 30 आ रहा है क्योंकि, तो 15 ट्वाइस है 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 29 इंटू डी कितना -2/3 है, ठीक है। सो 40 हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, 30 माइनस 1 कितना होता है 29, तो 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 58, तो 58/3 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा 120 माइनस 58, सो 120 और कितना आ रहा है आपका -58, ठीक है ना। तो ये आएगा 62, बढ़िया। और ये 3 और ये 5, तो 5 इंटू 62 कितना आ गया आपका 310, तो ये आ गया 310। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका 310। तो ऑप्शन 15 का क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ए, 115 का, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 116 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 83 देन द नंबर्स आर, ठीक है। हम नंबर्स ले लेते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, सो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, देखो 3 से 1 से 5 आ गया। फिर आपको बोला जाता है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, ठीक है, सो a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 83। तो इसको हम लोग करेंगे कितना, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 83, ठीक है ना, बराबर है। तो फिर ये कितना हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 1 2 3, तो 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 83। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, सो 2d स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 8, सो d कितना आ जाएगा आपका +-2। अगर d का वैल्यू +-2 आ गया तो हम कितना बोल सकते हैं इसको, 357 आ जाएगा फिर तो 357, है ना, 357। d का वैल्यू बिठा दो ना, आप प्लस बिठाओ या माइनस बिठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना, यू विल गेट योर आंसर। ये एक टर्म था, ये दूसरा टर्म था और ये तीसरा टर्म, आप बिठा दो डी का वैल्यू +2 या -2, आंसर आपको सेम ही आएगा, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग एपी होगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 35, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं फिर 100 नंबर 16 के साथ में, ठीक है। तो वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। तो 117 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 117 है ना, हमारे पास में क्या है 117, ठीक है। सो 117 क्या कहता है, 0 से π/4 का इंटीग्रेशन करना है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 10x x y में सब्स्टिट्यूशन होता है 10x, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि 10x कितना है आपका t है, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, मानते हो इस बात को, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैंने ये कर लिया तो इंटीग्रेशन किसमें बदल जाएगा, जब ये 0 होगा तो t का वैल्यू कितना होगा 0, और जब आपका π/4 होगा तो t का वैल्यू कितना होगा 1, और ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस t, और ये हो जाएगा 2 प्लस t, और ये हो जाएगा dt। तो उसको हम लिख सकते हैं 0/1, इसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस t माइनस 1/2 प्लस t dt, देखो है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 प्लस t माइनस 1 और माइनस t, तो 1 आ जाएगा, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका ln 1 प्लस t माइनस ln t प्लस 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, है ना, ये कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, तो ये हो गया ln 1 प्लस t/1 2 प्लस t, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा आपका 0 से 1 तक। तो एक बार 1 बिठाओ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा ln 2/3 माइनस 0 बिठाओ ln 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका ln 2/3/1/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4/3, सो ये आ गया ln 4/3, सो ln 4/3 d, तो d इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। 118 देखते हैं क्या है, 118 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। x sin x प्लस cos x स्पेशल होता है, पता है क्यों, क्योंकि x sin x प्लस cos x एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसीलिए स्पेशल है, समझ में आ रहा है, बहुत बार आ चुका है इसीलिए स्पेशल है। सो इसका डेरिवेटिव ले लो, कितना हो जाएगा, देखो x cos x प्लस sin x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, ये कैंसिल हो गया, सो x cos x dx इक्वल्स टू dt, ये बनेगा ना, x cos x dx इक्वल्स टू कितना बन जाएगा dt बन जाएगा, ठीक है, x cos x dx dt बन जाएगा। तो हम इसको अरेंज करते हैं, हमारे पास जो इंटीग्रल है ना उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो x sec x इंटू x cos x बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, क्लियर है। और इसमें मारेंगे अभी हम बाई पार्ट्स, इसमें हम क्या लगाएंगे अभी बाई पार्ट्स, है ना, देखो इसमें हम क्या लगाएंगे बाई पार्ट्स, ध्यान से देखते रहो। अब अगर हम इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे सेकंड, क्यों, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है वो सेकंड फंक्शन बनता है। तो इसका क्या होता है सॉल्यूशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x आ जाएगा sec x का क्या हो जाएगा sec x tan x प्लस sec x, यही आएगा ना, है ना, ध्यान से देखते रहना है बस। तो क्या हो गया आपका, देखो दिस विल बी हाउ मच, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, और यहाँ तो dx रहेगा ही, यहाँ पे एक स्क्वायर मिसिंग है ना, यहाँ पे एक स्क्वायर मिसिंग है। क्लियर हो गया, डन। अब देखते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे खेल। अब इसको ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो मैनिपुलेट कैसे करते आ जाओ देखते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन होगा। इसको तो मैं एक्स सेक एक्स ही रखूंगा। देखो इसको अगर मैं टी लूंगा तो ऊपर वाला dt आ जाएगा, तो 1/t² dt कितना होता है -1/t, तो ये बन जाएगा -1/x sin x प्लस cos x, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे sec x को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा x tan x प्लस 1, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा sec x था sec x tan x प्लस दिस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं sec x को बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा x tan x प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना आता है आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा x sin x प्लस cos x dx, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया -x sec x बाय x sin x प्लस cos x, प्लस ये देखो x sin x बाय cos x, तो x sin x प्लस cos x बाय cos x ऊपर चला जाएगा sec x, तो ये बन गया आपका sec स्क्वायर x dx, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू -x sec x बाय x sin x प्लस cos x, इसका वैल्यू होता है कितना प्लस tan x प्लस c, तो ये आंसर बनना चाहिए। ओके बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू 1 दिया गया, मतलब हमारा c तो 1 बनेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि चारों ही मैच कर रहा है x sin x प्लस cos के साथ में, तो अपने को ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अब बोलोगे सर सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, इसका आइडिया कैसे आएगा, तो आइडिया बड़ा सिंपल सा है। देखो ऑप्शन में कहीं पे भी ना sec और tan नहीं है, तो sec और tan को हटा दो, तो कितना हो जाएगा देखो -x बाय cos x x sin x प्लस cos x, ठीक है ना, प्लस sin x बाय cos x प्लस, अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो नीचे कितना आ जाएगा आपका cos x x sin x प्लस cos x, ठीक है, और ये हो जाएगा -x प्लस sin x और x sin x प्लस cos x प्लस c, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखो ये बन गया तुम्हारा, अगर मैं x को बाहर निकाल लूँ 1 - sin स्क्वायर x, 1 - sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 - sin स्क्वायर x, है ना। देखो अगर मैं तुमको बोलूँ ये है तुम्हारे पास है -x प्लस x sin स्क्वायर x प्लस sin x cos x बाय cos x, और ये रहेगा, वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा लिखने का मतलब नहीं है, ये रहेगा। अगर मैं यहाँ पे x बाहर निकालूँ sin स्क्वायर x -1 कितना हो जाएगा -cos स्क्वायर x, तो -x cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x, नीचे आएगा आपका cos x, और अंदर में तो यही कैरी होते जाएगा, ठीक है, प्लस c। अगर आप देखोगे यहाँ से cos x बाहर निकल रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो -x cos x प्लस sin x बाय x sin x प्लस cos x प्लस ये बन रहा है। तो हमारे ख्याल से जो बेस्ट ऑप्शन सुइटेबल है वो है सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू कब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इन दैट केस। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। 119 क्या कहता है, देखो साइन इनवर्स x प्लस cos, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसका वैल्यू होता है π/2, इसका वैल्यू होता है π/2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका π/2 प्लस π/2 दैट इज इक्वल्स टू पाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बहुत ही सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 कौन सा है 20, कहाँ गया भाई 120 क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही गायब हो गया यहाँ पे, अच्छा उधर है, ओके 120, ठीक है ना। सो 120 देखते हैं क्या है। 120 क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख के पता चला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मारते आ जाओ। सो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x/x² प्लस 1 dy/dx प्लस है ना यहाँ पे dy/dx प्लस दिस y इज इक्वल्स टू q 4x² प्लस कुछ ऐसा आ जाएगा बराबर। इसका सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² प्लस 1 dx दैट इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ 4x² प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन दिस वन इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस 1 dx, ठीक है ना। इसका वैल्यू पता है x² प्लस 1 को t ले लो तो 2x dt हो जाएगा, तो 1/t dt कितना होता है ln t मतलब y इंटू x² प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे x² प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x², ठीक है ना, यहाँ पे प्लस सम c आ जाएगा। डन, क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल तरीके से आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू x³ 3 प्लस c y इंटू x² प्लस 1। क्योंकि ये जो कर्व है आपको बोला जा रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो c कितना हो जाएगा आपका 0, क्यों x0 बिठा y0 बिठा सब 0 हो जाएगा, तो c 0 आ जाएगा, राइट। अब अगर c 0 आता है तो आपका इक्वेशन क्या बन गया आपका, देखो 3y, तो क्या बन जाएगा 3y x² प्लस 1 इक्वल्स टू 4
एक्स क्यूब 3y(x² + 1 = 4x। तो ऑप्शन बन जाएगा 3y(x + C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। सो दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस टू योर क्वेश्चंस फॉर द CEE पेपर। तो आपका जैसा भी एग्जाम गया हो, आपको आगे और 2 पेपर देना है। सो उम्मीद है अगर आप थोड़ा सा अगर इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आगे के 2 टेस्ट में पक्का अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।